हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में आपने अगर फर्स्ट पार्ट देख लिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। इसमें हम जो भी प्रैक्टिकल सम्स होंगे वो सॉल्व करने वाले हैं, जो चैप्टर के एंड में आपके स्टडी मैट में दिए हुए हैं। इलस्ट्रेशंस, नोट्स सब मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिए, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट पहले देख लीजिए और उसके बाद में आप ये प्रैक्टिकल सम्स ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें टोटल अगर सम्स की बात करें तो हमारे पास टोटल 7 सम है, तो सारे के सारे हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अच्छे से देखिएगा, अगर आपने नोट्स और इलस्ट्रेशंस अच्छे से समझे, इजीली ये सब हो जाएगा आपका। पहला सम बोलता है गामा लिमिटेड हैज़ 5 lakhs ₹1 ordinary शेयर्स हुज करंट एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस इज 1.50 पर शेयर। तो हम जो मार्केट प्राइस लेते हैं वो एक्स डिविडेंड ही लेते हैं, आपको पता होगा P0 लेते हैं, मार्केट प्राइस को P0 भी बोलते हैं। ये जो दिया हुआ है यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, ठीक है। द कंपनी हैज़ जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ 27 पैसे पर शेयर। मतलब जस्ट पेड का मतलब क्या हो गया बेटा, अभी अभी पे किया है, मतलब D0 हो गया, ठीक है। एंड डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एट दिस लेवल फॉर सम टाइम। बोल रहा है कुछ सालों तक, कुछ टाइम तक यही सेम डिविडेंड हम रखने वाले हैं। इसका मतलब आपका D0 विल बी इक्वल टू D1 ऑल्सो, ठीक है। तो इसी को ही हम क्या मान लेंगे, D1। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। इफ द कंपनी हैज नो डेट कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बोल रहा है कंपनी के पास पोर्टफोलियो के अंदर कोई डेट नहीं है, तो आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के दो। कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई डेट नहीं है, तो बेटा अगर कुछ डेट नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी हुआ। तो अगर हम KE निकाल लेंगे, KE विल बी इक्वल टू योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन दैट केस ना। KE निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे बेटा, मुझे D1 दिया हुआ है, मुझे P0 दिया हुआ है, क्या मेरे पास ग्रोथ रेट है, नहीं है, तो मैं कौन सा मॉडल यूज़ करूंगा बेटा, सिर्फ डिविडेंड वाला। मैं ग्रोथ वाला मॉडल यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो डिविडेंड वाले मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है, D1 डिवाइडेड बाई P0। D1 कितना है 0.27, यहाँ पे 27 पैसे है, ठीक है, ध्यान रखना 0.27, और P0 कितना है 1.5। तो 0.27 डिवाइडेड बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारा KE आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स का आपको पता है, हम KE, KR, KD, KP निकालने में कोई यूज़ करते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो 0.27 डिवाइडेड बाई 1.50, 18% का आपका KE आ जाएगा D1 डिवाइडेड बाई P0, ठीक है। अब इन्होंने मार्केट वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करी है, वो इसलिए करिए बेटा, इसने बोला था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के दो। अब वेट तो कुछ है नहीं, तो ये सेम ही हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.18 करेंगे तो 18% ही आपका आने वाला है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चलिए सेकंड में जाते हैं, ठीक है, इजी सा था। सेकंड क्या बोलता है, द फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाई GPS लिमिटेड। कैपिटल स्ट्रक्चर में आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 65 lakhs की, 12% प्रेफरेंस शेयर्स है 12 लाख का, 15% रिडीमेबल डिबेंचर है 20 lakhs के, और 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है 8 लाख के। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल फॉर द कंपनी इज 16.30। बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल पहले ही दे दिया, इसका मतलब KE इसने निकाल के दे दिया क्या, हाँ इसने KE निकाल के दे दिया। एंड इनकम टैक्स रेट फॉर द कंपनी कितना बोला है, टैक्स रेट लेना है 30%। You are required to calculate the weighted average cost of capital of the company। weighted average cost of capital निकालने के लिए आपको पता होगा अलग अलग sources of finance जो भी होते हैं उसका हमें अलग अलग कॉस्ट निकालना पड़ता है। तो KE तो इन्होंने ऑलरेडी निकाल दिया, हमें KP निकालना है, KD निकालना है। इन दोनों का क्या निकालना है बेटा, KD निकालना है। अब आप बताओ KP निकालने के लिए क्या और कोई इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। जब और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो हम प्राइस, करंट मार्केट प्राइस क्या मान लेते हैं बेटा, 100, इशू प्राइस 100 ही मानेंगे। जब 100 ही सब मानना है तो हमारा इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी यहाँ पर रेट दिया हुआ है दैट विल बी द KD और KP, ठीक है। तो अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करूँ तो प्रेफरेंस शेयर में एक चीज बताओ, टैक्स का एडजस्टमेंट होता है कि आपको पता है प्रेफरेंस डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हमारा प्रेफरेंस शेयर का KP क्या आ जाएगा बेटा, टैक्स का एडजस्टमेंट इसमें करना नहीं है, 12% ही आ जाएगा। रिडीमेबल डिबेंचर और कन्वर्टेबल डिबेंचर का क्या आ जाएगा, रिडीमेबल का आ जाएगा 15% में टैक्स एडजस्ट कर दो बेटा, 1 - T से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इसका 70%, 15% का 70% आपका क्या हो जाएगा, KD रिडीमेबल डिबेंचर का। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है, इजी सा था इसलिए मैंने आपके लिए सॉल्व नहीं किया, यहीं से ही देख के हम खत्म कर रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। 15% रिडीमेबल डिबेंचर बेटा आफ्टर टैक्स बनाएंगे तो 1 - 0.30 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 10.5 का आपका रेट आ जाएगा। ऐसे ही आप अगर देखोगे कन्वर्टेबल डिबेंचर का 10% दिया हुआ है, इसका 1 - T करोगे तो 7% का रेट आपका आ जाएगा। और उसके बाद में वेट्स तो आपको पता है, जब कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में तो जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है बेटा, बुक वैल्यू पे निकालना
निकालना है कि मार्केट वैल्यू पे निकालना है? क्वेश्चन ने आपको मार्केट वैल्यू का बोला है क्या, या क्वेश्चन ने मार्केट वैल्यू दी है क्या? इन सब की नहीं दी है, तो बुक वैल्यू ही है हमारे पास, तो बुक वैल्यू के हिसाब से वेट ले लेंगे। एक कॉलम बन जाएगा इन सब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का, दूसरा कॉलम अमाउंट का बन जाएगा, तीसरा कॉलम वेट का बन जाएगा। वेट कैसे निकलेगा? 65 लाख डिवाइडेड बाई इन सब का जो टोटल होगा बेटा, इन सब का टोटल 1,05,00,000 हो रहा है, तो इस तरीके से आप सबकी वेट निकाल लोगे। सबकी कॉस्ट आपके पास है ही। केई कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? ऑलरेडी केई हमारे पास है 16.30 का, तो यहाँ पे 0.163 लिख दिया। ये हमने 12%, केपी कितना है 12%, और रिडीमेबल डिबेंचर का हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 10.5%, और कन्वर्टेबल डिबेंचर का 7%। बस इसको वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टोटल हो जाएगा 13.99%। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं था, इजी सा क्वेश्चन था अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े हैं तो। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी कंपनीज इक्विटी शेयर इज कोटेड इन द मार्केट एट 25 पर शेयर करेंटली। बोल रहा है 25 रुपए पे शेयर चल रहा है। द कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 2 पर शेयर। कंपनी पेज अ डिविडेंड मतलब D0 बेटा, एंड द इन्वेस्टर्स मार्केट एक्सपेक्ट्स अ ग्रोथ रेट ऑफ 6% पर ईयर। कैलकुलेट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। के ही निकाल के देना है आपको। पता है ग्रोथ रेट अगर दी हुई है तो ग्रोथ मॉडल से करेंगे, ग्रोथ रेट अगर दी हुई है तो ग्रोथ मॉडल से करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस G। ठीक है, D1 कितना हो जाएगा? हमें इसको ग्रो करवाना पड़ेगा, D0 को D1 बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.06 करना पड़ेगा। ठीक है, तो D1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 25 और प्लस G में 0.06। तो देख लो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.06 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 0.06 अगर आप करोगे तो 14.48 आपका क्या आ जाएगा? के यहाँ पे निकल के आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है बेटा? इफ द कंपनी इश्यूज 10% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू। बोल रहा है 10% की रेट के डिवेंचर्स हम इशू करने वाले हैं जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए की है, एंड रियलाइजेज 96 पर डिवेंचर। बोल रहा है पर इशू प्राइस कितनी है? 96। रियलाइज कितना करती है? 96 रुपीज रियलाइज करती है। वाइल द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 12 ईयर्स। बोल रहा है 12 सालों के लिए मैच्योरिटी पीरियड है। एट अ प्रीमियम ऑफ 12% पे हम उसको क्या करने वाले बेटा? रिडीम करने वाले हैं। इसका मतलब 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 12% पे आप रिडीम करने वाले हो तो 112 रुपए पे रिडीम करने वाले हो। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा होगा। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यूजिंग YTM। क्वेश्चन ने खुद बोल दिया कि हमें कौन से मेथड से सॉल्व करके दो इसको, YTM यील्ड टू मैच्योरिटी, या फिर इसको बेटा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी बोलते हैं। अज्यूम टैक्स रेट टू बी व्हाट? 50%। आप मुझे बताओ कि कैश फ्लोज क्या क्या होने हैं। 12 साल तक आपके कैश फ्लो होने हैं। आपको पता होगा हमने IRR और YTM बहुत अच्छे से फर्स्ट पार्ट में किया है, तो मैं यहाँ पे आपको कैश फ्लोज बता रहा हूँ। रेट्स वगैरह अज्यूम करनी पड़ेगी आपको, 2 रेट और फॉर्मूला डालना है IRR वाला। ठीक है, तो मैं आपको कैश फ्लोज निकाल के दे दूंगा तो ईजिली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। कैश फ्लो फर्स्ट ईयर में क्या होगा? नेगेटिव में आप दिखाओगे 0 के सामने 96। ठीक है, उसके बाद में हर साल क्या आएगा? 10-10 रुपए का आपका इंटरेस्ट होगा, पर टैक्स का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तो 5-5 रुपए का कैश फ्लो होगा 12 साल तक। ठीक है, देख लो यहाँ पे 0 पे 96 आ जाएगा, 12 साल तक 5-5 रुपए का कैश फ्लो होगा। और 12वें साल में एक और चीज होगी बेटा, क्या होगा? 12वें साल में 112 रुपए का रिडम्पशन और होने वाला है। ठीक है, 112 रुपए और जाने वाले हैं। और यहाँ पे आपको 2 डिस्काउंटिंग फैक्टर अज्यूम करना पड़ेगा, जिसका एक का रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, दूसरे का रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए। फिर IRR का फॉर्मूला आपको पता होगा, लोअर रेट प्लस NPV एट द लोअर रेट डिवाइडेड बाई NPV एट द लोअर रेट, प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैसे माइनस ही लिखते हैं फॉर्मूला में। NPV एट द हायर रेट और हायर रेट माइनस लोअर रेट। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दोगे तो फिर आपका क्या आ जाएगा बेटा? KD आ जाएगा। NPV एट द लोअर रेट कितना है? लोअर रेट कौन सी है? 5% और 10% में से 5%, तो 10.7 आ जाएगा। नीचे दोनों का टोटल आ जाएगा। हायर रेट आपका 10% है, लोअर रेट आपका 5% है, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। आपका कैलकुलेट क्या हो जाएगा बेटा? KD आ जाएगा YTM मेथड से। ठीक है, अच्छे से करवाया हुआ है IRR और YTM मेथड, करके देखना, इजीली ये सॉल्व हो जाएगा फर्स्ट पार्ट अच्छे से अगर देखा होगा तो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमें KE और KD 2 चीजें निकालने के लिए बोला था। फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? फोर्थ क्वेश्चन का मैंने आप लोगों के लिए सॉल्यूशन भी किया है, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है मास्को लिमिटेड विशेष टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ ₹10 लाख फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान्स। मास्को लिमिटेड को 10 लाख रुपए अरेंज करने हैं। इट हैज़ 2,10,000 इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। बोल रहा है 2,10,000 रुपए तो इसके पास ऑलरेडी रिटेन्ड अर्निंग्स में पड़े हुए हैं, अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पजेस। फर्दर डिटेल्स आर एज फॉलोस। डेट इक्विटी मिक्स बोल रहा है 3:7, 3:7। बोल रहा है ये जो 10 लाख रुपए हमें अरेंज करने हैं ना, इसमें डेट कितना होगा?
30% होगा और इक्विटी कितना होगा 70%। 3:7 का रेशियो दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ डेट बोल रहा है जो डेट आप लेके आने वाले हो अप टू 1,80,000 तो आपका 10% टैक्स 10% आपका क्या लगने वाला है, इंटरेस्ट लगने वाला है। पर अगर आप 1,80,000 से ज़्यादा का डेट लेके आने वाले हो, उससे आगे अगर जाते हो तो 16% की रेट लगेगी आपके इंटरेस्ट की। अर्निंग पर शेयर ईपीएस दिया हुआ है 4 रुपये का। डिविडेंड पे आउट दिया हुआ है 50% ऑफ द अर्निंग, मतलब डिविडेंड पे आउट कितना हो जाएगा बेटा, 2 रुपये। ठीक है, 4 का 50% 2 रुपये हो जाएगा। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट दिया हुआ है 10%। करंट मार्केट प्राइस जी दिया हुआ है, करंट मार्केट प्राइस P0 दिया हुआ है 44। टैक्स रेट दिया हुआ है 50%। ठीक है, पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले पूछता है डिटरमाइन द पैटर्न फॉर रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस। बोल रहा है ये जो 10 लाख रुपए हमें अरेंज करने हैं इसका पैटर्न बताओ बेटा। पैटर्न सिंपल सा है, आपको टोटल 10 लाख रुपए अरेंज करने हैं जिसमें डेट कितना होने वाला है 30% और इक्विटी कितना होने वाला है 70%। इसका मतलब अगर आपको पैटर्न बताना हो तो 3 लाख का क्या हो जाने वाला है बेटा, डेट हो जाने वाला है। देख लो यहाँ पे 10 लाख है, डेट कितना होगा 3 लाख का होगा, इक्विटी कितना होगा 7 लाख का होगा। 7 लाख का होगा। कैसे कैलकुलेट हुआ, 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3/10 और 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 7/10। ठीक है, अब ये जो 7 लाख रुपए है आपको पता है कि हमारे पास इक्विटी का मतलब क्या होता है बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। पर इक्विटी में जो 70% है इसमें ऑलरेडी हमारे पास 2,10,000 तो पड़े ही है। इसका मतलब हमें फ्रेश इक्विटी कितना इशू करना है बेटा, 2,10,000 तो ऑलरेडी रिटेन्ड अर्निंग्स में हमारे पास है। फ्रेश इक्विटी इशू करना है 7 लाख माइनस 2,10,000 विच इज 4,90,000 का हमें क्या करना है बेटा, फ्रेश इक्विटी इशू करना है। आपको पता है कि 3 लाख का डेट हमें लेके आना है, पर क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3 लाख में से 1,80,000 पे तो आपका 10% का इंटरेस्ट लगेगा और 1,80,000 से आगे जाओगे तो 16% का इंटरेस्ट लगेगा। बस वही पैटर्न आपको दिखाना है कि अप टू 1,80,000 आपका 10% लगने वाला है और 1,80,000 से ऊपर अगर जाने वाले हो, हमें कितना ऊपर जाना बेटा 1,80, 3 लाख में से अगर 1,80 माइनस करेंगे 1,20 और चाहिए, 1,20 पे कितना लगेगा बेटा 16% का इंटरेस्ट लगेगा। बस फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। आपका पैटर्न ऑफ फाइनेंस, रेजिंग फाइनेंस बताना था एडिशनल फाइनेंस का, वो हमने बता दिया। सेकंड इसने पूछा है डिटरमाइन द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट। बोल रहा है ये जो डेट आप लेके आ रहे हो 1,80,000 और 1,20,000 का, इसका हमें केडी निकाल के दो। केडी निकाल के दो बेटा, केडी निकाल के देना है। केडी आपको पता है। सबसे पहले तो ये बताओ इसने क्या बोला है कि रिडीमेबल डिबेंचर है या इरिडीमेबल डिबेंचर है, मैच्योरिटी पीरियड कहाँ पे कहीं पे इसने दिया है, नहीं दिया है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते बेटा, इरिडीमेबल डिबेंचर। इरिडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और इरिडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 1 - t डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पे क्या इसने इसकी रेट स्पेसिफाई की है बेटा कि कितना है, क्या है, कुछ बताया इसने, कुछ भी नहीं बताया। तो नीचे हमें क्या लेना है 100 लेना है। ठीक है, 100 लेना है। तो अगर आप करोगे इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचना है अल्टीमेटली 10% और 16% ही बचना है बेटा। सिर्फ और सिर्फ हमें इसको क्या करना है, आफ्टर टैक्स बनाना है। और टैक्स रेट कितना दिया है क्वेश्चन में 50%। तो केडी 1,80,000 वाला केडी हम बोल देते हैं KD1 और इसको बोल देते हैं KD2। ठीक है, KD2 बोल देते हैं। KD1 कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0.5। ठीक है, 5% का क्या आ जाएगा बेटा आपका KD आ जाएगा। सेकंड KD क्या आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0.5, 8% का KD आ जाएगा। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट पूछा है बेटा। एवरेज कॉस्ट निकाल के देनी है। ये तो KD1 और KD2 हमने निकाला, पर बेटा इन दोनों का एवरेज भी निकाल के देना है। अब एवरेज में डिवाइडेड बाई 2 मत कर देना गलती से। देखो हमारे पास 1,80,000 वाले पे 10% का टैक्स लगता है, 1,20,000 पे हमारा 16% का टैक्स लगता है। तो हम वेट्स के बेसिस पे कर सकते हैं ना बेटा, वेटेड एवरेज की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हो, बस उसी तरीके से आपको करना है। डेट ले लिया यहाँ पे KD1 और KD2 ले लिया, अमाउंट लिख दिया। KD1 का 1,80,000, KD2 का 1,20,000, टोटल है 3 लाख का। वेट्स निकाल लिए 60% और 40%। कैसे निकला वेट, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख। कॉस्ट ऑफ कैपिटल KD1 हमने ऊपर निकाला हुआ है 5%, KD2 हमने निकाला हुआ है 8% का। बस इसको इससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, टोटल कर दोगे तो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट आपके सामने आ जाएगा।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। थर्ड देखो क्या पूछता है, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बेटा के आर और के ई निकाल के देना है। मैंने जब नोट्स पढ़ाए थे तो आपको पता होगा, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती है तो हमारा के आर विल बी इज इक्वल्स टू के ई। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होगी तो के आर और के ई दोनों बराबर होंगे। तो आपको ये लाइन क्वेश्चन में जरूर लिख के आनी है कि बेटा सिंस देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट हैंस के ई विल बी इक्वल टू के आर। सो सिर्फ के ई कैलकुलेट करके दे दो, के ई की इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। डिविडेंड दिया हुआ है 2 रुपये का, ग्रोथ रेट दी हुई है 10% की, तो बेटा 2 रुपये को ग्रो करवा दो। D1 पे जाने के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0.10 और डिवाइडेड बाई P0 आता है। P0 कितना दिया हुआ है 44 और ग्रोथ रेट है प्लस जी आता है तो 0.10 जी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर दिया आपके लिए 2.20 44 और 0.10 आपका 15% का क्या आ जाएगा के ई और इट विल बी इक्वल टू व्हाट के आर। ठीक है, थर्ड भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। फोर्थ क्या पूछता है, कंप्यूट द ओवरऑल वेटेड एवरेज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस। बोल रहा है 10 लाख का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के दो। बेटा आपको पता होगा एडिशनल फाइनेंस का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली सारे डेट की भी हमारे पास इंडिविजुअल रेट है, इक्विटी की हमारे पास इंडिविजुअल रेट है, और इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग्स दोनों की रेट सेम ही है। दोनों का के ई विल बी इक्वल टू के आर। तो 2 ही कॉलम बनाएंगे, एक इक्विटी का बना लेंगे, एक डेट का बना लेंगे। ठीक है, इक्विटी का अमाउंट कितना है 7 लाख का, डेट का कितना है 3 लाख का। ठीक है, यहाँ पर वेट्स निकाल लिए बेटा, और यहाँ पे के ई हमने कितना निकाला 15% का। के आर के लिए अलग से बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों की रेट सेम है, तो एक में ही बना दिया। 15% यहाँ पे लिख दिया, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट कितना है बेटा 6.2%। ठीक है, 6.2 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज 12.36% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 इजी सा था, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फिफ्थ देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बेस्ट लक लिमिटेड यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स यूज करके WACC निकाल के दो, और मार्केट वैल्यू वेट्स यूज करके WACC निकाल के दो। तो सबसे पहले बुक वैल्यू वेट्स निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बुक वैल्यू दी हुई है, टोटल मार के बस जो हमें वेट्स निकालने हैं वो निकाल लेंगे। मार्केट वैल्यू में आपको पता होगा रिटेन्ड अर्निंग्स की कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती है, पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम इक्विटी शेयर के टोटल मार्केट वैल्यू को बुक वैल्यू के हिसाब से इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स में बांट देते हैं। तो बस बेटा वही मैंने रिटेन्ड अर्निंग्स की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए नीचे एक वर्किंग नोट यहाँ पे बनाया हुआ है, कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। टोटल इक्विटी की मार्केट वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 2 करोड़ की, 2 करोड़ यहाँ पे लिया। बुक वैल्यू रेशियो के हिसाब से बांट दो, बुक वैल्यू रेशियो इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग का 1 करोड़ 20 लाख और 30 लाख, टोटल कितना होता है 1 करोड़ 50 लाख। तो पहले का इक्विटी का कैसे निकलेगा मार्केट वैल्यू, 2 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ 50 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख और 1 करोड़ 50 लाख। बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करना रह गया मुझसे, यहाँ पे 2 करोड़ से आप क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 1 करोड़ 60 लाख और 40 लाख। बेटा डायरेक्टली यहाँ पे 2 करोड़ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर पहले रेशियो निकाल के फिर नीचे भी 2 करोड़ से आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आई थिंक मार्केट वैल्यू निकालना सबको क्लियर हो गया। तो जो वेट्स हमें लेने थे वो वेट्स तो हमने ले लिए, बुक वैल्यू के भी ले लिए, मार्केट वैल्यू के भी ले लिए। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इक्विटी शेयर्स आर कोटेड एट 130 पर शेयर एंड अ न्यू इश्यू प्राइस्ड एट 125 पर शेयर विल बी फुल्ली सब्सक्राइब। बोल रहा है हमने 130 रुपये में इक्विटी शेयर को इश्यू करना चाहा, पर हम इश्यू कितने पे कर पाए, 125 रुपये पे कर पाए। इसका मतलब 125 रुपये आपकी क्या होगी बेटा, आपका 125 रुपये इश्यू प्राइस मतलब P0 होगा। ठीक है, ये आपका करंट मार्केट प्राइस नहीं है बेटा, करंट मार्केट प्राइस नहीं है। ये बोल रहा है कि 130 पे हम बेचना चाहते थे, पर कितने पे गया 125 पे, तो 125 ही आपका P0 हुआ ना, मार्केट में 125 ही चल रहा था। फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ है 5 पर शेयर, आपको पता है P0 में से F माइनस होता है, P0 माइनस F करेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 125 माइनस 5 कर देंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो नीचे जो हम यूज़ करते हैं P0 माइनस F इक्विटी के ई के फॉर्मूला में, वो तो निकाल लिया हमने। डिविडेंड का बोल रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 ईयर्स डिविडेंड्स हैव स्टेडीली इंक्रीज्ड फ्रॉम 10.60 टू 14.19 पर शेयर।
डिविडेंड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 15%। बोल रहा है बेटा D1 दे दिया, एंड ऑफ द करंट ईयर का मतलब D1 दिया हुआ है आपको कितना 15, D1 कितना दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना दिया हुआ है 15 का, तो D1 ऑलरेडी दे दिया, P0 माइनस F हमारे पास है ही 120, बस G हमें कैलकुलेट करना है। नीचे तो प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर की डिटेल दी हुई है, तो G हमें यहाँ से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। G के लिए बोला आपका डिविडेंड जो है 10.6 रुपये हुआ करता था 5 साल पहले, आज की डेट में वो कितना हो गया है 14.19 पर शेयर। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं बेटा, D0 से D1 पे जाने के लिए D0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस G, यही करते हैं ना, 1 प्लस जी। अब हमें 5 साल आगे जाना है तो 1 प्लस जी के ऊपर 5 पावर लगा देते हैं। इस तरीके से बेटा मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर मुझे क्या करना है, जी कैलकुलेट करना है, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि डी 10.6 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस जी टू द पावर 5। ठीक है, ऐसा हमने पहले भी एक इलस्ट्रेशन किया था बेटा, बस आपको इसको सॉल्व कर लेना और सॉल्व करके आपका कितना आ जाएगा 6% का ग्रोथ रेट आ जाएगा। सॉल्व कैसे किया, 14.19 इसको यहाँ भेज दिया इसके नीचे, तो यहाँ पे ये बचा आपके पास। उसके बाद में अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, रूट 5 टाइम्स -1 क्यों आएगा, क्योंकि बेटा 1 प्लस जी था, जी रखना है तो -1 इधर कर दिया। कैलकुलेट अगर करोगे तो 6% का रेट आपके पास आ जाएगा। हमारे पास D1 दिया हुआ है क्वेश्चन में 15, P0 माइनस F 125 माइनस 5 120 आ जाएगा, और ग्रोथ रेट कितना दिया हुआ है 0.06 हमने कैलकुलेट किया है, तो टोटल हमारा KE कितना आ जाएगा 18.5% का आ जाएगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमें KE, KR, KD, KP सबकी ज़रूरत पड़ती है। क्या हमारे पास KR भी निकालना है बेटा? यस, रिटेन्ड अर्निंग्स भी दिया हुआ है तो KR भी निकालना पड़ेगा हमें। तो KR निकालेंगे तो KR में आपको पता होगा फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ नहीं होती है, तो नीचे जो हम 125 माइनस 5 कर रहे थे, इस बार कितना आएगा 125 ही आ जाएगा। तो KR और KE दोनों एक ही फॉर्मूला से निकलते हैं, बस यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट का एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो 15 डिवाइडेड बाई 125 प्लस 0.06 करेंगे तो 18% का क्या आ जाएगा, KR आ जाएगा। अब देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्डिंग क्या बोला हुआ है। बोला 15% प्रेफरेंस शेयर है विद फेस वैल्यू ऑफ ₹100 वुड रियलाइज 105 पर शेयर। बेटा क्या रिडीमेबल बोला है? नहीं बोला है। मैच्योरिटी पीरियड दिया है? नहीं दिया। इसका मतलब इरिडीमेबल और रिडीमेबल का फॉर्मूला आपको पता है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। ठीक है, डिविडेंड कितना है 100 रुपये पे 15%। क्या इसमें टैक्स का एडजस्टमेंट होता है? नहीं, डिविडेंड में तो होता ही नहीं है, इंटरेस्ट में होता है टैक्स का एडजस्टमेंट। तो 15 डिवाइडेड बाई 105 अगर मैं कर देता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, KP निकल के आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 105, तो मेरा 14.29% का क्या आ जाएगा, KP निकल के आ जाएगा। उसके बाद में मुझे डिबेंचर्स के रिगार्डिंग बोला, द कंपनी प्रपोजेस टू इशू 11 ईयर, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मार्क करना डिबेंचर के पॉइंट को। द कंपनी प्रपोजेस टू इशू 11 ईयर 15% डिबेंचर, बट द यील्ड ऑन डिबेंचर्स ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी एंड रिस्क क्लास इज 16%। फ्लोटेशन कॉस्ट बोलता है 2% का है, और टैक्स रेट बोलता है 35% का है। डिविडेंड टैक्स को इग्नोर करो। फ्लोटेशन कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। बोल रहा है ये जो 2% की फ्लोटेशन कॉस्ट है ये फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करी जाएगी। जब फेस वैल्यू कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम क्या मानते हैं बेटा 100, तो फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2 रुपये की। 100 का 2% कितना हो गया 2 रुपये। इसको अच्छे से समझना कि 15% पे हम डिविडेंड इशू करना चाहते हैं, पर हम 15% पे इशू नहीं कर पा रहे क्योंकि सेम डिबेंचर मार्केट में कितने रिटर्न दे रहा है 16% का। बेटा आपको एक एग्जांपल याद आ रहा होगा, जब मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट पार्ट जाके देखना, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इट इज़ एक्चुअली कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एक्चुअली द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि अगर आपने 10,000 रुपये फंड्स अरेंज करने और 10% आप इस पे देने के लिए रेडी हो, तो आप 1,000 रुपये देने के लिए रेडी हो। पर एक इन्वेस्टर है जो 1,000 रुपये लेने के लिए रेडी नहीं है, उसको कितना चाहिए बेटा 12% चाहिए। उस इन्वेस्टर को कितना चाहिए 12% का रिटर्न चाहिए। तो इसका मतलब वो इन्वेस्टर क्या 10,000 देना चाहेगा, हमें नहीं देना चाहेगा। वो चाहता है कि वो जो भी लगाए उस पर उसको कितना परसेंट मिले 12%। इसका मतलब वो पैसा कम इन्वेस्ट करेगा क्योंकि कंपनी तो 1,000 से ज़्यादा देगी नहीं। तो वो 1,000 को अगर 12% का रिटर्न मान लेता है, 1,000 को अगर 12% का रिटर्न मान लेता है, तो हमारा आंसर इसमें आया था 8333। मतलब इन्वेस्टर 10,000 देने की बजाय अगर हमें 8,333 दे तो वो 12% रिटर्न कमा सकता है।
आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल याद होगा। तो बस बेटा वही चीज़ है, यहाँ पे हम 15% पे इशू करना चाहते हैं, बट इन्वेस्टर क्या चाहता है, इन्वेस्टर चाहता है 16% का रिटर्न। अगर इन्वेस्टर 16% का रिटर्न चाहता है तो हम जो इन्वेस्टर को 15 रुपये दे रहे हैं ना बेटा, हम इन्वेस्टर को जो 15 रुपये का इंटरेस्ट दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 15 रुपये का इंटरेस्ट, वो कितना मानेगा, 16% का, और उस हिसाब से कंपनी में 100 रुपये देने के बजाय कितना रुपये देगा बेटा, 93.75। आपको पता होगा नेट प्रोसीड्स में से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होता है, तो माइनस 2 रुपये कर दिया, तो 91.75 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा नेट प्रोसीड्स का। अब आपके पास इंटरेस्ट है बेटा, नेट प्रोसीड्स है, इसने बोला है मैच्योरिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। हाँ, मैच्योरिटी के बारे में बोला है क्या, चलो 11 ईयर्स बोला है, तो हम अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं। इसने बोला है YTM या IRR यूज़ करो, नहीं बोला है, तो हम इजी वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड। आपको पता है अप्रोक्सीमेशन मेथड में क्या होता है बेटा, अप्रोक्सीमेशन मेथड में होता है फॉर्मूला आपका इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टी, रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई RV प्लस NP डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100। इंटरेस्ट कितना है 15, टैक्स रेट 0.35 दिया हुआ था क्वेश्चन में। 100 का हमारा रिडम्पशन वैल्यू, आपको पता होगा जब रिडम्पशन वैल्यू क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो हम फेस वैल्यू को ही रिडम्पशन वैल्यू मान लेते हैं, ये सब पढ़ाया हुआ है बेटा, ठीक है। माइनस नेट प्रोसीड्स कर देंगे जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, डिवाइडेड बाई एन कितना है बेटा, 11 ईयर्स है हमारा, रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 11, तो यहाँ पे 11 डाल दिया और यहाँ पे नीचे इन दोनों का एवरेज कर दिया, तो हमारा KD निकल के आ जाएगा 10.95% का। अब हमारे पास KD आ गया, हमारे पास KP आ गया, KR आ गया, KE आ गया। अब तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने में कुछ भी नहीं है बेटा, एक बार बुक वैल्यू वेट्स यूज़ करके निकाल दो। बुक वैल्यू वेट्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, वेट्स निकाल लो और ये सब कॉस्ट आपकी निकाली हुई है और मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल लो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक बार मार्केट वैल्यू यूज़ करके निकाल लो, मार्केट वैल्यू हमने इक्विटी की निकाल ली थी, रिटेन्ड अर्निंग्स की भी नीचे निकाल ली थी बेटा, याद होगा आपको। उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू होगा बेटा, प्रेफरेंस शेयर टोटल कितने हैं आपके पास, प्रेफरेंस शेयर है, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, चलो 33,75,000 और 10,40,000 दिया हुआ है, तो बस यही डाल दो प्रेफरेंस शेयर के मार्केट वैल्यू में, और आपके पास अगर वेट्स निकाल लोगे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो यही आ जाएगी, सेम जो ऊपर डाली है यही आ जाएगी, सेम मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा बेटा। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया है क्योंकि ईजीली अगर आपने ये कर लिया तो ये तो कर ही लोगे, ठीक है। 17.51 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 17.51%। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 सबको समझ में आ गया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जरूर मार्क कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कल्याणम लिमिटेड हैज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 34,50,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब बेटा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, ठीक है। and has employed debt which gives total interest charge of 7,50,000। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही आ जाएगा ना। मतलब द फर्म हैज़ एन एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट। बेटा KE और KD इसने ऑलरेडी निकाल के दे दिया, बोल रहा है KE हमारा है 16% और KD हमारा कितना है 8%। The firm has a new proposal before it which requires funds of 75 lakhs। बोल रहा है एक नया फंड हमें इशू अरेंज करना है 75 लाख का, एंड इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग एन एडिशनल प्रॉफिट ऑफ 14,25,000। बोल रहा है अगर ये नया फंड हम लेके आते हैं कंपनी में तो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने की उम्मीद है 14,25,000। बोल रहा है टू फाइनेंस द प्रपोजल द फर्म इज एक्सपेक्टिंग टू इशू एन एडिशनल डेट एट 8%। बोल रहा है जो पहले वाला डेट हमने 8% पे इशू किया था, ये 75 लाख भी हम उसी डेट से अरेंज करने वाले हैं और 8% पे इशू करने वाले हैं। मतलब नया जो पैसा 75 लाख लाने वाले हैं वो नया डेट इशू करके लेके आने वाले हैं, एंड विल नॉट बी इशूइंग एनी न्यू इक्विटी शेयर्स इन द मार्केट। बोल रहा है कोई भी इक्विटी शेयर हम इशू नहीं करेंगे, मतलब 75 लाख पूरे के पूरे डेट से लेके आने वाले, वो भी 8% के डेट पे, ठीक है। तो बेटा एक चीज बताओ, पहले भी आप 8% के डेट पे ला रहे थे, अभी भी 8% के डेट पे ला रहे हो, आपका KD चेंज होगा क्या? KD तो चेंज होगा ही नहीं, KD तो कितना रहेगा बेटा 8% ही रहने वाला है। ये चीज़ सबको समझ में आई कि नहीं आई, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। अज्यूम नो टैक्स कर रहा है, बोल रहा है कि इस दुनिया में टैक्स है ही नहीं, ऐसा मान के आपको काम करना है।
यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कल्याणम लिमिटेड बिफोर द न्यू प्रपोजल और आफ्टर द न्यू प्रपोजल। बेटा सबसे पहले बिफोर वाला काम कर लेते हैं कि 75 लाख रेज करने से पहले आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के दो। हमारे पास दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है बेटा, एक तो इक्विटी है के दिया हुआ है और एक केडी दिया हुआ है। वेट्स निकाल लेंगे और कॉस्ट तो हमें दी हुई है और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। वेट कैसे निकालेंगे बेटा, सबसे पहले तो हम डेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, आप 7,50,000 रुपये दे रहे हो इंटरेस्ट के और ये कितना परसेंट है, 8% का, तो क्या मैं टोटल निकाल सकता हूँ 7,50,000 डिवाइडेड बाई 8% अगर कर दूंगा तो टोटल डेट की वैल्यू आ जाएगी क्या मेरे पास। देख लो यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 6 कर रहे हैं ना हम, 6 का मैंने यहाँ पे नहीं किया क्योंकि ईजी सा था, इसलिए यहाँ पे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ जो भी मॉड्यूल में किया हुआ है। 7,50,000 डिवाइडेड बाई 8% अगर कर देंगे तो 93,75,000 आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ डेट। इक्विटी का भी वैल्यू चाहिएगा बेटा, यस इक्विटी का भी वैल्यू चाहिए। इसने बोला है क्या कोई रिटेन्ड अर्निंग हम रखते हैं, रिटेन्ड अर्निंग का इसने कुछ नहीं बोला है, तो मतलब जो भी प्रॉफिट होता है वो पूरा का पूरा हम क्या कर देते हैं बेटा, बांट देते हैं, मतलब डिविडेंड दे देते हैं। तो प्रॉफिट कितना है हमारा 34 लाख, और डिविडेंड किस में से देते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से। टैक्स तो इसने कुछ नहीं बोला है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 34,50,000 माइनस 7,50,000 अगर माइनस करोगे तो 27 लाख का आएगा। और ये 27 लाख कितना परसेंट डिविडेंड है बेटा, 16%। 27 लाख डिवाइडेड बाई 16% अगर आप कर दोगे, 34,50 माइनस 7,50,000 डिवाइडेड बाई 16%, तो आपका इक्विटी का वैल्यू आ जाएगा। अब बेटा मेरे पास डेट का वैल्यू है, इक्विटी का वैल्यू है, तो वेट इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। इक्विटी के सामने इक्विटी का लिख दो, बिफोर प्रपोजल की बात कर रहा हूँ। डेट के सामने डेट का लिख दो, वेट्स निकालो, और केई और केडी इसने क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ ही है, तो यहाँ पे हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट देखो, आफ्टर द न्यू प्रपोजल। बेटा आफ्टर द न्यू प्रपोजल के लिए हमें डेट की वैल्यू बढ़ जाएगी क्या। अब हमारे पास जो नया पैसा लेके आने वाले हैं वो पूरा का पूरा डेट से लेके आने वाले हैं। तो पहले जो डेट हमारे पास कितना था, पहले जो डेट हमारे पापास 93,75,000 का था, अब उसमें अगर 75 लाख ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,68,75,000, 1,68,75,000 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। बेटा इक्विटी की वैल्यू में कोई चेंज होगा क्या, इक्विटी तो सेम ही रहना है, इक्विटी तो कुछ लेके आ ही नहीं रहे हो, नया इक्विटी तो इशू कर ही नहीं रहे हो, तो इक्विटी एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी, जो आपने बिफोर वाली लिखी है वही आ जाएगी। वेट्स कैलकुलेट हो जाएंगे बेटा। अब केई और केडी की बात करते हैं। केडी तो चेंज होगा नहीं क्योंकि पहले वाला भी 8% पे था, नया वाला भी 8% है, तो केडी के सामने तो 8% ही आना है, केडी के सामने तो 8% ही आना है। ठीक है, और यहाँ पे जो केई है, केई के सामने क्या लोगे बेटा, केई चेंज हो जाएगा क्या, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट कम हो रहा है बेटा। ध्यान देना, पहले जो प्रॉफिट आपको 27 लाख का मिल रहा था, अब प्रॉफिट बढ़ रहा है आपका। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। तो अब जो प्रॉफिट बढ़ गया पर आपका इक्विटी तो चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा क्या, क्योंकि डिविडेंड ज़्यादा दे पाओगे इस बार आप। ठीक है, ज़्यादा डिविडेंड दोगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा क्या, हाँ बढ़ जाएगा, क्योंकि रिटेन तो हम कुछ करते नहीं है। तो यहाँ पर कितने से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया बेटा, पहले जो प्रॉफिट मेरा 27 लाख का आ रहा था उसमें 14,25,000 ऐड हो जाएगा। पर बेटा जो मैं 8% डेट लेके आ रहा हूँ उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा क्या, 75 लाख पे 8% का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो 75 लाख पे अगर 8% कैलकुलेट करूंगा तो निकल के आ रहा है 6 लाख। तो 6 लाख माइनस भी करना पड़ेगा, तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, डिविडेंड का वैल्यू आ जाएगा 34,50,000 माइनस 7,50,000 प्लस 14,25,000 और माइनस 6 लाख। ठीक है, प्लस 14,25,000 और माइनस कितना बेटा, 6 लाख। 34,50,000 प्लस 14,25,000 माइनस 7,50,000 और 6 लाख। ये आपका डिविडेंड आ गया। ये कितने पे जा रहा है बेटा डिविडेंड, इक्विटी तो चेंज हो नहीं रहा, 1,68,75 पे जा रहा है, तो 1,68,75 और आपको केई मिल जाएगा 20.9%। बस केई के सामने केई लिख के फिर वेट से मल्टीप्लाई करके आपका क्या निकल जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा। ये वो क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट लगते हैं, देखने से ही लगता है कि हाँ बॉस ये तो एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जरूर मार्क कर लेना। लास्ट क्वेश्चन बचा है बेटा चैप्टर का, और उसके बाद में हमारा ये चैप्टर पूरा स्टडी मटेरियल विद इलस्ट्रेशंस विद प्रैक्टिकल सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कंपनी इश्यूज 15%, और इसका मैंने आपके लिए सॉल्यूशन भी किया है यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। अ कंपनी इश्यूज 15% कन्वर्टिबल डिबेंचर है बेटा। इसका मतलब डिबेंचर के बदले में लास्ट में आपको क्या मिलने वाला है, शेयर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, या तो कैश मिलेगा या फिर क्या मिलेंगे, शेयर्स मिलेंगे।
15% की रेट है ऑफ ₹100 ईच एट पार। इशू आपने कितने पे किया है? एट पार किया, मतलब 100 रुपये पे इशू कर दिया। विद द मैच्योरिटी पीरियड कितना दे दिया? 6 ईयर्स। इसका मतलब रिडीमेबल डिबेंचर का केस है। ऑन मैच्योरिटी ईच डिबेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। बोल रहा है मैच्योरिटी पे वो जो इक्विटी शेयर है आपका जो डिबेंचर है आपका 2 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। मैंने आपको जब कन्वर्टिबल डिबेंचर पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कैलकुलेशन सेम है एज ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। कैलकुलेशन रिडीमेबल डिबेंचर के जैसे सेम है, पर एक डिफरेंस आएगा रिडम्पशन वैल्यू के अंदर। किसमें डिफरेंस आएगा बेटा? रिडम्पशन वैल्यू के अंदर। यहाँ पर रिडम्पशन वैल्यू क्या होगी बेटा? शेयर्स को जितने शेयर्स मिल रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारी क्या होगी? रिडम्पशन वैल्यू। तो इस केस में अगर हम देखें, हमारे इस करंट केस में, अगर इस करंट क्वेश्चन में हम देखें तो हमें रिडम्पशन वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्या? यस, हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हम 100 अज्यूम नहीं कर सकते इसमें रिडम्पशन वैल्यू, ठीक है। तो रिडम्पशन वैल्यू कितनी होगी बेटा? जो भी इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस होगा उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ही हमारी क्या हो जाएगी? रिडम्पशन वैल्यू हो जाएगी। नेट प्रोसीड्स में क्या आएगा बेटा? फ्लोटेशन कॉस्ट 5% दिया है। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना दिया है? 5% ऑफ द इशू अमाउंट। इशू अमाउंट कितना है? 100 रुपये। तो 100 माइनस 5 कर देंगे तो हमारा नेट प्रोसीड्स आ जाएगा 95 का। और क्या चाहिए हमें? इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट तो 15 रुपये का आ ही रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ रिडम्पशन वैल्यू की कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए हमें इक्विटी शेयर की प्राइस चाहिए। देखते हैं क्या डेटा दिया है इसने। बोल रहा है द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। आरएफ दिया हुआ है। मार्केट रिस्क प्रीमियम मतलब बेटा आरएम माइनस आरएफ। ध्यान रखना, मार्केट रिस्क प्रीमियम का मतलब क्या होता है? आरएम माइनस आरएफ। और बीटा दिया हुआ है। तो बेटा ये सीएपीएम मॉडल वाली चीज़ें लग रही है। इससे क्या मैं केई निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, केई तो मैं निकाल लूँगा। तो केई निकाल लेते हैं। सबसे पहले केई निकाला यहाँ पे हमने। केई कैसे आया बेटा? आरएफ प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई आरएम माइनस आरएफ। आरएफ दिया हुआ आपको 10%, बीटा 1.25 और आरएम माइनस आरएफ ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है 18%। तो आपका क्या आ जाएगा बेटा? 32.50% का क्या आ जाएगा? केई निकाल लोगे आप। इतना हमने कर लिया, केई निकाल लिया हमने। केई निकालने के बाद में अब बोल रहा है कि द कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड ऑफ 12.76 पर शेयर। बोल मतलब D0 दे दिया। क्या हैज़ पेड का मतलब क्या हो गया? D0। 5 years अगो इट पेड डिविडेंड ऑफ 10 पर शेयर। बोल रहा 5 साल पहले हमने 10 रुपये दिया था, पर आज के डेट में 12.76 है। इसका मतलब 10 रुपये 12.76 5 साल में बना। तो ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं क्या बेटा? पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। तो क्या कर लेंगे? 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस जी टू द पावर 5। 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस जी टू द पावर 5 कर लेंगे। और आगे क्या आना चाहिए? 12.76। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 5% का ये निकल के आ जाएगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो बेटा। सिंस इस क्वेश्चन में नीचे आपको ये प्रेजेंट वैल्यू की सारी टेबल्स दी हुई है तो आप इस डेटा को भी यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो बेटा? देखते हो तो यहाँ अगर मैं 10 को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 1.276 ही आ जाएगा। 1.276 मतलब यहाँ पे कोई एक ऐसी रेट ले लो जिसका आंसर कितना आना चाहिए? 1.276। आपको 1.276 यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। जो भी तरीका आपको बेटर लगे उस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। 5% की रेट ऐसे भी निकल के आ जाएगी, ठीक है। 5% हमने जी निकाल लिया। अब बेटा हमारे पास के ई है, हमारे पास जी है, हमारे पास D1 है, हमारे पास क्या है बेटा? D1 है। क्या जी है? तो हमारे पास D0 से D1 निकाल लेंगे। D0 से D1 कितना हो जाएगा? 12.76 मल्टीप्लाइड बाई 1.05 कर देंगे। P0 हमें निकालना है बेटा। हमें मार्केट प्राइस ही तो चाहिए इक्विटी की, P0 ही तो निकालना है। तो P0 निकालना है तो हमारे पास ग्रोथ वाला फॉर्मूला अगर डाल देंगे बेटा, प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर 6 ईयर्स। P0 भी नहीं निकालना है। अगर मैं बोलूँ तो हमें क्या निकालना है बेटा? करंट मार्केट प्राइस कितने साल बाद में ये रिडीम करने हैं हमें? 6 साल बाद में। तो हमें निकालना है P6, 6 साल बाद की प्राइस निकालनी है। तो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा D7 डिवाइडेड बाई KE माइनस जी। अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये देख लो, यहाँ पे समझ लो। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? KE इज इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस जी। ये तो सबको पता होगा। मैंने क्या किया? जी को इधर शिफ्ट कर दिया, KE माइनस जी किया। इधर क्या बचा? D1 डिवाइडेड बाई P0। अब मुझे क्या चाहिए? P0 निकालना है। तो मैंने P0 को इधर शिफ्ट करके KE माइनस जी को नीचे लेके आ गया। तो P0 इज इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस जी। पर मुझे तो क्या निकालना है? P6 निकालना है। तो जब मैं 0 यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ पे 1 आता है। जब मैं यहाँ पे 6 लूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? D7, ठीक है। और KE माइनस जी आ जाएगा। तो फॉर्मूला कहाँ से डेराइव हुआ? यहाँ से। ध्यान रखना इसका। D7 डिवाइडेड बाई KE माइनस जी कर दोगे। D7 कैसे आएगा बेटा?
आज का डिविडेंड 12.76 और ग्रोथ रेट और टू द पावर 7 निकाल लेंगे और डिवाइडेड बाई के ई हमने ऊपर निकाला ही था 0.325 का और 0.05 का हमने ग्रोथ रेट निकाला हुआ। ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो P6 आ जाएगा 65.28। बोल रहा है कि 2 शेयर में कन्वर्ट होगा तो 65.28 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रिडम्पशन वैल्यू। अब बेटा रिडम्पशन वैल्यू है मेरे पास, नेट प्रोसीड्स 95 ऑलरेडी निकाल ली थी, तो KD का फॉर्मूला पुट करो अप्रोक्सीमेशन मेथड का, आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13.24% का आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया आपका पहला सम। दूसरा बोलता है 5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 इच। पहला यही पूछा था इसने, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर यूजिंग द अप्रोक्सीमेशन मेथड। बेटा टैक्स रेट 40% यूज करना, ठीक है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड हमने ऑलरेडी निकाल के दे दिया है। अब हमें निकाल के देना है बेटा यूज YTM मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमें कौन से मेथड से निकाल के देना है बेटा, YTM मेथड से। तो ठीक है ना, निकाल देंगे। मैं आपको सिर्फ कैश फ्लो बता देता हूँ, आप कर लेना फिर अज्यूम करके रेट्स और IRR का फॉर्मूला पुट कर देना। कैश फ्लो क्या होगा, देखो 5% प्रेफरेंस शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इशू कितने पे कर रहे हो, 100 रुपये का है, पर 10% के प्रीमियम पे इशू करते हो, 110 रुपये पे इशू कर रहे हो। तो फर्स्ट ईयर जीरो के सामने कितना आएगा बेटा, 110। देख लो, साथ साथ में देखते भी जाते हैं। 7th का सेकंड का सॉल्यूशन देख लो, यहाँ पे 110 पे आप इशू कर रहे हो, बट बेटा नीचे बोल रहा है फ्लोटेशन कॉस्ट भी है 6% ऑफ द इशू अमाउंट। इशू अमाउंट कितना है, 110। अगर आप 110 माइनस 6% ऑफ 110 करोगे तो आपके पास कितना आएगा बेटा, आपके पास आएगा 103.40। जीरो के सामने आप लिख दोगे, ठीक है, नेगेटिव में लिखोगे। मैंने आपको बोला था ये IRR की टेबल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना। इन्वेस्टर के पास से सबसे पहले 103.6 जा रहे हैं, ठीक है, कितना जा रहा है, 103.4 जा रहा है, ठीक है। फिर 5 कितने सालों का रिडिम्पशन है, 10 सालों। 10 साल तक आपको कितना कैश फ्लो होगा बेटा, डिविडेंड का। डिविडेंड में टैक्स एडजस्ट होता नहीं है तो एज इट इज़ आ जाएगा 5-5 रुपये का। 10 साल तक आपको क्या करना है, डिविडेंड लिखना है, ठीक है। और उसके बाद में 10वें साल में आप इसको रिडीम कर दोगे। रिडीम अगर कुछ नहीं बोला है तो 100 रुपये पे फेस वैल्यू पे रिडम्पशन करना है। रिडीमेबल बोला है ना, तो फेस वैल्यू पे रिडम्पशन हो जाएगा, तो 100 रुपये लास्ट में आ जाएगा। फिर 2 रेट्स आपको अज्यूम करके IRR का फॉर्मूला अगर यहाँ पे पुट कर दोगे बेटा तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 4.6021 का आंसर आपके पास आ जाएगा। आई होप आपको सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो हमने पूरा स्टडी मटेरियल यहाँ पे कवर कर लिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और लेक्चर कैसा लगा, सेशन कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स के नोटिफिकेशन मिल जाए। बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, ऑडिट, लो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब कुछ यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। CA, CMS, CS सबसे रिलेटेड, सारे लेवल से रिलेटेड, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल से रिलेटेड। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।